नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका निर्मल राठौर। और बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, आगे की बात करने से पहले कुछ बात मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। जब आप लोग वीडियोज़ देखते हो, ठीक है, आपको समझ में आता है तो आप वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में जिन्हें इनका फ़ायदा मिल सके उनके साथ में शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। तो कैसे बढ़े भाई भैया, ठीक है। तो बढ़ते हैं ऐसे कि लास्ट क्लास में हमने चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन वगैरह वगैरह जो है सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब आगे हम बात करेंगे कूलाम भाई साहब के नियम की। एक भाई साहब थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे वो, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर नियम का नाम या रूल का नाम पड़ गया आपका, वो है आपका कूलाम्स लॉ। इसको भैया इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। तो ये लॉ जो है, इसको पढ़ने से पहले ये लॉ किस चीज के लिए डिफाइन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस लॉ की हेल्प से दो चार्जेस जो है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट या निकाला जाता है। वो एक्सपेरिमेंट बेस पर डिपेंड था, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट किए थे उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पर इसने कुछ इस तरह से ऑब्जर्व किया कि भैया जो वो फोर्स है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, और उसके बेसिस पर उसने कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना, उसकी एक इक्वेशन बना दी, उसका एक फॉर्मूला बना दिया। उसी फॉर्मूले को हम लोग यहां पर देखेंगे। लेकिन उस फोर्स के बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। वो क्या चीजें हैं कि पहली बात तो इस लॉ के बारे में बात देख लेते हैं कि ये जो लॉ है ना, ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये लॉ जो है एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्जेस। बोले सर ऐसे चार्ज कहां से उठा के लेके आएंगे फिर हम लोग, है? तो बेटा पॉइंट चार्जेस की फिर यहां पर एक डेफिनेशन बना दी गई। क्या बना दी गई कि ऐसे चार्जेस जिनकी साइज जो है उनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। ये रामायण हुई है ना, बहुत छोटी होती है। उन चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस को। समझे क्या? नहीं समझे तो ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट है, कितने हैं? दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। सपोज ये r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब देखो इसकी भी कुछ ना कुछ साइज होगी और इसकी भी कुछ ना कुछ साइज होगी। इसको हमने एक चार्ज दे दिया Q1 और इसको एक चार्ज दे दिया Q2, तो एक्चुअल में ये दो चार्ज हो गए। क्या हो गए? दो चार्ज। अब इनको पॉइंट चार्ज माने कि नहीं माने? ठीक है, मानेंगे। लेकिन कब? तब मानेंगे कि जब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जब r की वैल्यू इन ऑब्जेक्ट्स की साइज से बहुत ज्यादा होती है तो इन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस एज्यूम किया जा सकता हो। तो पॉइंट चार्जेस आर द चार्जेस ऑन ऑब्जेक्ट्स वेयर द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस और ऑब्जेक्ट्स इज वेरी मच हायर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होता है किसके लिए? केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। अब अगली बात क्या है कि भैया जो फोर्स हम लोग निकालते हैं जिसे कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, वो फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स होता है। बोले सर इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है कि भैया ये फोर्स हमेशा वर्क करता है along the line joining the two charges। जिन टू चार्जेस के बीच में ये वर्क करता है, ठीक है, उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। उसके अलोंग होने का मतलब, ठीक है, डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, उस लाइन के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन उनकी साइड में भी हो सकती है, उनकी अपोजिट साइड में भी हो सकती है, लेकिन हमेशा किधर रहेगा? उसी लाइन के अलोंग। ऐसे समझो इसको कि जैसे दो चार्जेस हैं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है। तो कूलॉम फोर्स जो लगेगा इसकी वजह से इस पर, वो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। सिमिलरली इसकी वजह से इस पर जो कूलॉम फोर्स लगेगा वो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। इसकी ये फिक्स डायरेक्शन बता दी गई। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स है इसका मतलब ये जो फोर्स है ये हमेशा इसी लाइन के अलोंग रहेगा। क्या रहेगा? इसी लाइन के अलोंग रहेगा। ये सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया। उसके बाद अगली बात है कि ये जो कूलॉम फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
क्या होता है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो सर कंजर्वेटिव फोर्स होने का मतलब क्या है? कि अगर इस फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं, तो देखो किसी भी चार्ज को अगर मूव करवाएंगे, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई वहां वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन। तो वो वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है? कूलाम्ब फोर्स की वजह से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। वो वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पाथ जो ट्रेवल किया चार्ज ने, उस पाथ पर, उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। इस वजह से ये जो फोर्स होता है आपका, ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो गया? कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स does not depends on the path traveled by the charge. It depends only the initial and final position of the charge. तो इसका मतलब क्या हो गया? कि ये जो फोर्स है आपका, ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट, ये आपका हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर में। एक्शन रिएक्शन पेयर में होने का मतलब क्या है? ठीक है, देखो अगर ये चार्ज जो है इस पर F फोर्स लगा रहा है, तो ये चार्ज भी इस पर क्या लगाएगा? F फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? F फोर्स लगाएगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। जहां एक्शन हुई वहां पर क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। जहां एक्शन हुई वहां पर क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। तो ये फोर्स जो है हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में रहता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये तो हमने छोटी छोटी जो बातें हैं कूलाम्ब्स लॉ के बारे में वो पढ़ ली। अब एक्चुअल में कूलाम्ब्स लॉ होता क्या है? ठीक है ना। तो कूलाम्ब्स लॉ जो है वो कूलाम्ब ने डेवलप किया। किस आधार पर डेवलप किया? कि इसने 2 पॉइंट चार्जेस को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, किसके लिए एक्सपेरिमेंट किए? उनके बीच में जो लगने वाला आपका कूलाम्ब फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके लिए। तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उसने कुछ अलग अलग चीजें जो हैं ऑब्जर्व करी, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने कुछ पॉइंट्स हमको दिए। तो उसने क्या दिया ये देखिए। जैसे उसने बताया कि अगर हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, जो कि कहां पर रखे हुए हैं? वैक्यूम में। कहां पर रखे हुए हैं? वैक्यूम में, या फ्री स्पेस में रखे हुए, या किसी अदर मीडियम में रखे हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग मानते हैं कि ये कहां पर रखे हुए हैं? फ्री स्पेस में। ठीक है ना, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में रखे हुए हैं। एयर में भी रख सकते हो, क्योंकि इन तीनों के लिए, ठीक है, जो यहां पर स्पेसिफिक क्वांटिटी आती है, ठीक है, कांस्टेंट आता है, वो क्या होता है आपका? सेम होता है लगभग। तो सपोज 2 चार्जेस है Q1 और Q2, वो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, और ये पॉइंट चार्जेस है। तो उसने बाय ऑब्जर्वेशन, बाय एक्सपेरिमेंट ये फील किया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, या इन दोनों की वजह से एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। और वही फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की। इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब क्या होगा? कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है अगर वो ज्यादा हुआ तो क्या होगा? फोर्स बहुत ज्यादा होगा। डिस्टेंस अगर इनके बीच में ज्यादा हुई तो फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। जब इन दोनों के इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है? 2 है, दोनों को कंबाइंड करते हैं। दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो F प्रोपोर्शनल आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F क्या हो गया अपने पास में? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और भैया सबको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट यूज में आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट यूज में आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग यहां पर हटाएंगे, क्योंकि जो मीडियम है अपना वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है, उसकी वजह से जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है वो आता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और इसी को जनरली इस टर्म को K लिखा जाता है बच्चों। क्या लिखा जाता है? K। तो F जो हो गया अपने पास में वो क्या हो गया? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और K यहां पर क्या है? ठीक है, K जो है यहां पर ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस K की वैल्यू आती है बच्चों
9 इंटू 10⁹9 इसकी यूनिट भी होती है, बोलो क्या होगी। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस आप लोग पढ़ चुके हो यार, यूनिट आसानी से निकल सकती है। कैसे निकालोगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये क्या है डिस्टेंस की यूनिट मीटर, Q1 और Q2 की यूनिट क्या है कूलाम, तो ये तो हो गया न्यूटन, ये इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, Q1 क्या है कूलाम और ये भी क्या है कूलाम, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा कूलाम का स्क्वायर। तो K की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, देखो न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये Q1 और Q2 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो उधर केवल K बचेगा, तो यही क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, और कुलाम यानी कि कुलाम स्क्वायर, क्या हो गया कुलाम स्क्वायर। तो K की जो यूनिट आई अपने पास में वो क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 9 इंटू 10⁹9। बोले सर K के बारे में तो बता दिया आपने, एक एप्सिलॉन नोट नाम की चीज भी तो हमने यूज में ली है, उसका क्या, तो बच्चों एप्सिलॉन, अच्छा इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें क्या कि एप्सिलॉन नोट जो है उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, उसकी यूनिट होती है उल्टी किसकी, के की, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एक बात और याद रखना कि इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू एयर के लिए भी लगभग क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर कोई अदर मीडियम यूज में ले लेते हैं तो एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन नोट आ जाता है, और एप्सिलॉन को कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि एक बात आप लोगों को समझ में आ गई कि अगर फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर लिखा है, इसका मतलब मीडियम को हमने यहां पर मेंशन किया है। क्या किया है, मीडियम को हमने मेंशन किया है। और बच्चों अगर मीडियम को मेंशन किया है इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किस पर डिपेंड करेगा, 101% ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। यानी कि चार्ज का जो सिस्टम है उसको तुम लोग एयर की बजाय किसी अदर मीडियम में रख दो। एयर की बजाय अगर किसी अदर मीडियम में रखा तो क्या होगा, जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहली बात तो आप लोगों को यहां से क्या पता चली, ये पता चली कि जो फोर्स हमारे पास में आया है, ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, फोर्स हो गया अपने पास में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसी को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये किस में होता है, जब चार्जेस जो है आपके किस में रखे हो, फ्री स्पेस में रखे हो, या फिर कहां पर रखे हो, या फिर आपके एयर में रखे हो, क्योंकि एयर के लिए भी एप्सिलॉन या एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होती है एयर की वो लगभग एप्सिलॉन नोट के बराबर होती है। तो यहां तक मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। अब देखिए उसके बाद में क्या है, ठीक है, अगर यहां पर तो हमने एयर मीडियम के लिए बात कर ली, ठीक है, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात कर ली। फॉर अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, अगर कोई हमने अदर मीडियम ले लिया तो किसी भी मीडियम में मान लिया जाए जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है वो Fm लग रहा है, तो वो Fm क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जहां पर आ रहा था वहां पर आ जाएगा ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेगी। और यहां पर जो एप्सिलॉन है इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है ना, ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो मीडियम चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है चार्जेस के बीच में चेंज हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ परमिटिविटी के बारे में कि परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है, परमिटिविटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा इसी में आप लोग लिखेंगे क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी।
एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेटिव को हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात या एक परमिटिविटी आपको पता ही है किसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो क्या होती है, एप्सिलॉन नोट। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रहेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ any specific medium is called absolute permittivity। ठीक है ना, यानी कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है जनरली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करें तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट के इक्वल हो जाएगी। तो फिर सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, तो बेटा रिलेटिव परमिटिविटी जो है जनरली हम लोग इसकी फॉर्म में ही चीजें डिफाइन करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी वो होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम divided by permittivity of free space। यानी कि किसी भी परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अगर हम लोग फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो जो रेशियो हमको मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आर, और ये हो जाएगी अपने पास में एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। यहां से अगर हम लोग एप्सिलॉन निकालने जाए तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन आर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है भैया। ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी, और डायमेंशन भी नहीं होगी इसकी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब देखिए एप्सिलॉन जो है यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है किसी भी मीडियम की हमेशा क्या होती है, एप्सिलॉन नोट से ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे कम परमिटिविटी जो होती है वो फ्री स्पेस की होती है। इसका मतलब ये जो रेशियो आएगा, ठीक है, ये जो रेशियो आएगा ये हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर जो है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और लेस देन होता है इंफिनिटिव। ठीक है, लेस देन किसके होता है, इंफिनिटिव के। और एक बात और याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है लगभग क्या होती है, 1 फॉर एयर मीडियम। किसके लिए, एयर मीडियम के लिए। और एप्सिलॉन आर जो है वो इंफिनिटिव होता है किसके लिए, किसी भी मेटल मीडियम के लिए। किसके लिए, किसी भी मेटल मीडियम के लिए। ये बात याद रखिएगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर मीडियम के लिए 1 के इक्वल क्यों होती है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला था कि जनरली एप्सिलॉन नोट की वैल्यू के इक्वल ही, लगभग इक्वल ही किसकी वैल्यू होती है, परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम की होती है। जो दोनों न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों क्वांटिटीज लगभग सेम आएगी तो रेशियो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। इसलिए लगभग एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर मीडियम के लिए कितनी होती है, 1। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो वाटर के लिए लगभग होती है वो होती है 80। ठीक है, 80 टाइम्स होती है आपकी एप्सिलॉन नोट की 80 टाइम्स होती है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो एप्सिलॉन आर जो है हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, 80 किसके लिए, फॉर वाटर के लिए। किसके लिए, वाटर मीडियम के लिए। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो अगर हम लोगों ने जो कूलम फोर्स निकाला था एफएम किसी मीडियम में, वो कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो कई बार ये जो आपका फोर्स है उसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। एक बात और याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर को स्मॉल के भी लिखते हैं, ठीक है ना, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए हमेशा क्या होगी, 1 से ज्यादा, 1 के इक्वल और इन्फिनिटिव से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, इस बात को भी याद रखना है।
तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर है। यानी कि बात क्या है, मीडियम चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है चार्जेस के बीच में लगने वाला वो भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात क्या है, वो ऐसा है कि हमने फोर्स जो निकाला, ठीक है ना, फोर्स जो निकाला हमने एयर या फ्री स्पेस में, वो कितना आया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या इसी को हमने लिखा 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किसी अदर मीडियम में निकाला तो क्या आएगा, ठीक है, FM निकाला है तो क्या आएगा 1/4 R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं, तो F डिवाइडेड बाई FM किसके इक्वल आएगा, ठीक है, ये आएगा आपके पास में 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और 1/4 R Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म्स कैंसिल आउट, ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल आउट, बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 1/1, ऐसे लिख लो उसको 1/1, ठीक है, और यहां पर क्या बचेगा आपके पास 1/ε r। तो ये एप्सिलॉन r कहां चला जाएगा आपका, ऊपर, यहां पर क्या आएगा एप्सिलॉन r आ जाएगा। यानी कि जो FM है अपना, FM जो है वो किसके इक्वल आएगा, F डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। तो FM है क्या एक्चुअल में, FM क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ गिवन मीडियम। और FM क्या है आपका, सॉरी F क्या है आपका, F जो है फोर्स बिटवीन दी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो आपसे पूछा जाए कि F ज्यादा होगा या FM ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा, कि हमें यह बात पता है कि एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है, एप्सिलॉन r की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। जब डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी अगर 1 से ज्यादा लिखी है तो जो रेशियो आएगा आपका वो हमेशा जो न्यूमिनेटर वाली क्वांटिटी है उससे छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा, ऐसा समझ लो ना यार। जैसे अगर हमें यहां पर FM निकालना है, ठीक है, हमने 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 5, यानी कि जो न्यूमिनेटर में लिखा है उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर हमने 10 डिवाइडेड बाई 1 लिखा तो 10 आएगा। लेकिन ये क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी है, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो ये रेशियो कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा 10 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि FM जो है वो हमेशा क्या होगा, F से कम होगा। FM जो है वो हमेशा क्या होगा, F से कम होगा। यानी कि मीडियम में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमेशा क्या होगा, फ्री स्पेस में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होगा। ये बात भी याद रखिएगा आप लोग, पॉइंट की फॉर्म में इसको नोट कर लीजिएगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन अ गिवन मीडियम या इन अ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर द सेम सिस्टम इन एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम। क्लियर यहां तक, ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ, हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन ट्रैक्टर फॉर्म, ट्रैक्टर नहीं वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में देखना है, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ देख लेते हैं भैया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में फोर्स निकाल रहे हैं और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना आ रहा है तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, दिक्कत वाली बात हमें करनी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म भी उसका देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कूलम्ब्स फोर्स को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। हमें एक बात पता है कि लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या अट्रैक्शन होता है। तो जहां रिपल्शन होता है वहां पर हम लोग पॉजिटिव फोर्स लेते हैं एक तरह से, जहां अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग नेगेटिव फोर्स लेते हैं। ये बात याद रखिएगा थोड़ा बहुत। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, और दो चार्जेस हमने यहां पर लिए, एक लिया सपोज, एक ले लिया हमने Q1 और दूसरा ले लिया हमने Q2। दूसरा क्या ले लिया हमने, Q2। जो Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं R1 वेक्टर, और जो Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम लोग R2 वेक्टर, ठीक है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम लोग R2 वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आपका, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर, Q1 से Q2 की ओर, वो क्या होगा आपके पास में, वो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। वो क्या होगा आपके पास में, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अगर बात करें Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना, तो उस फोर्स को हम लोग लिखते हैं F21।
ठीक है ना। उस फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, F21, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह से Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स वो भी इसी लाइन के अलोंग होगा, लेकिन क्या होगा, सपोज दोनों चार्जेस सेम नेचर के, दोनों चार्जेस क्या है, सेम नेचर के, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगेगा मतलब ये इसी लाइन के अलोंग इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो F12 क्या है आपका, F12 लिख लो यहां पर, F12 वेक्टर जो है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, अब चार्ज नहीं लिखूंगा यहां पर, Q1 मतलब चार्ज Q1 और क्या, ड्यू टू Q2, ठीक है ना। सिमिलरली F21 क्या होगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू किसकी वजह से भैया, Q1 की वजह से होगा, ठीक है ना। और R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज। R2 वेक्टर क्या है, ये है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज। और R12 क्या होगा, ये होगा, सॉरी, हाँ R12 ये होगा आपके पास में, ठीक है ना। तो ये R12 क्या है, आइए है आपके पास में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, बिटवीन Q1 एंड Q2 फ्रॉम Q1 टू Q2। बोले सर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकता, अपोजिट डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो सकता है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको नाम दे देते हैं R21 वेक्टर, और वो क्या होगा आपके पास में, वो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखिए, चाहे R12 वेक्टर निकालो चाहे R21 वेक्टर निकालो, दोनों एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसके बीच में, Q1 और Q2 के बीच में, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम, लेकिन R12 की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी और R21 की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो एक बात और आपको पता चल जाएगी, यहां पर पहले तो लिख लो कि R21 वेक्टर क्या है आपके पास में, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बिटवीन Q1 एंड Q2 फ्रॉम, क्या होगा आपके पास में, फ्रॉम Q2 टू Q1। एक बात और, जो यहां पर हमने वो R12 वेक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ R21 वेक्टर के इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी कि ये दोनों है क्या, अपोजिट वेक्टर है, दोनों क्या है, अपोजिट वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये तो हमने मोटी मोटी चीजें पढ़ ली, किसके लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए। अब वेक्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेक्टर फॉर्म में अगर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। तो बात देखते हैं हम लोग कि देखिए R12 की डायरेक्शन और F21 की डायरेक्शन सेम दिख रही है क्या, ये R12 भी क्या है, इसी लाइन के अलोंग है, और F21 भी क्या है, इसी लाइन के अलोंग है। तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पता ही है ना, पहले से ही हमें पोजीशन वेक्टर पता है, हमें तो फोर्स निकालना है ना, किसकी फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता है, इसकी डायरेक्शन पता है, तो क्यों ना हम लोग F21 की वैल्यू को किस फॉर्म में निकाल दें, R12 की फॉर्म में निकालें। तो जो हमारे पास में फोर्स होगा, ये मिटा रहा हूं मैं, ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर ली होगी, नहीं भी करी हो तो आप लोग पॉज करके उसको नोट कर सकते हो। तो देखिए हम निकालते हैं F21, तो F21 जो है मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा क्या, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास में, डिवाइडेड बाय आएगा R12 वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, और उसका क्या आएगा, स्क्वायर, उसका क्या आएगा, स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर किसके अलोंग रहेगा, R12 वेक्टर के। तो R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, R12 कैप, कैसे लिखते हैं, R12 कैप से लिखते हैं। और यूनिट वेक्टर जो है R12 यूनिट वेक्टर वो क्या होता है, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर। अरे ये 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं हम लोग सारी चीजें, सब चीजें यहां पर काम में आती है, इसलिए याद रखना उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, किस पर लगने वाला, Q2 पर लगने वाला,
ठीक है, वो क्या हो गया F21 वेक्टर। अच्छा, इसी चीज को हम लोग ये R12 कैप जो लिखा है उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वाली टर्म्स जो हम लोग यहां रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 वेक्टर। ठीक है, ये भी क्या है मॉड है, ये भी क्या है मॉड है, ये स्क्वायर है और एक पावर ये हो गई, तो कितनी हो गई तीसरी पावर यानी कि क्यूब हो जाएगा। तो F21 वेक्टर क्या होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये हमारे पास में क्या हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहां पर इसकी डायरेक्शन भी आ गई। और सिमिलरली इसी तरह से अगर हम लोग इसी तरह से F12 निकालें, ठीक है ना, तो F12 क्या आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आएगा R21 वेक्टर का होल क्यूब और ये आ जाएगा R21 वेक्टर। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग कूलम्ब फोर्स को कैलकुलेट